आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुजर बकरवाल समुदाय की एनुअल माइग्रेशन का जब मामला आया था तो आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन पर वरिष्ठ वकील शाह मोहम्मद चौधरी मेरे साथ हैं। इन्होंने सरकार के सामने बहुत सारी बातें रखी थी। अभी तो ज़रूरी था उस वक्त कि उनको सरकार से जो शिकायतें थी वो तमाम शिकायतें सरकार तक पहुंचाई जाती, लेकिन क्या उन शिकायतों का अजाला हुआ? और उसके अलावा कैट को लेकर चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल ने जो चिट्ठी डीओपीटी को लिखी है, उस चिट्ठी को ये किस तरीके से देखते हैं और बाकी और भी मुद्दे हैं, उन पर आज बातचीत के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी। चौधरी साहब, सबसे पहले आपने लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात आपके साथ हुई तो आपने मामला रखा था गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की जो एनुअल माइग्रेशन है उसको लेकर। आपने कहा था कि कोविड के चलते जो उनको परेशानी है उस परेशानी का अजाला करने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। आज आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है और गुजर बकरवाल माइग्रेशन जो हो रही है वो कब शुरू हुई है और अब ये कब तक चलती रहेगी हो, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इन लोगों को? शुक्रिया जुनैद साहब। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक हमारी जो जे.एंड.के गवर्नमेंट है और जो डिवीज़न लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी कोशिशों से तकरीबन 80% के करीब जो गुजर बकरवाल हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुंच चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने जो ओल्ड इनके रास्ते हैं उनसे वो अपने माल मवेशियों के साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ 20% के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अभी परमिशन जिनकी अभी पेंडिंग है। जैसे थोड़े दिन पहले मुझे आई थी, यहाँ से फ़ोन आ रहे थे यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट से कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो डीसी हैं उन्होंने कुछ परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की थी। तो उस सिलसिले में हमारे जो नवीन चौधरी साहब हैं जिनको नोडल ऑफिसर बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जे.एंड.के गवर्नमेंट ने, ट्राइबल के सिलसिले में मैंने उनसे बात की, मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की तो इन्होंने कहा कि हम इसको कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं इस इशू को। वो कुछ बकरवाल ऐसे थे हमारे में से कि जो चाहते थे कि एक जो गाड़ी है उसी गाड़ी में हम जानवर भी रखें और 8-10 लोग उसी में रखें। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे कहा कि हम 7 से या 6 से 4 से लोग ज़्यादा नहीं एक गाड़ी में जाने देंगे। तो वो इशू जो है वो मुझे लगता है कि डीसी रियासी जो हैं उन्होंने इसको डील किया होगा, क्योंकि उसमें उसके साथ जानवर भी थे और ये दूसरे इनके फैमिली मेम्बर्स भी थे। तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परेशानी आ रही थी, लेकिन बाई एंड लार्ज जैसे मैंने कहा कि 80% के करीब जो है ये मामला गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से हैंडल किया है। गवर्नमेंट ने इनको जहाँ जहाँ ये लोग बैठे थे वहाँ जाके इनकी जो मुश्किलात थी उनको हल करने की कोशिश की और जहाँ जहाँ इनको राशन की शार्टेज थी गवर्नमेंट ने वो राशन भी इनको पहुँचाया और इनके साथ चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। मुझे जहाँ जहाँ ये लोग अपनी अपनी जगहों में पहुँचे तो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि हमारे साथ पुलिस ने भी कोऑपरेट किया और जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया और आज हम वहाँ आसानी से पहुँच गए। जैसे आपने कहा आसानी से पहुँच गए, बीच में कुछ इतलात ये भी आई कि कुछ हादसात हुए। ट्रक बहुत तेज़ी से आया और ट्रक जो है बहुत सारे माल को मार कर चला गया, उसमें माल का नुकसान हुआ। उसके अलावा कई जगह पर और भी इस तरह के हादसे हुए। तो इन हादसों को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमती तदाबीरें क्या रही हैं, क्योंकि आप इसलिए हुकूमतों के साथ भी आपका तालमेल रहा है। हुकूमती तदाबीर क्या है और इस वक्त आपको क्या लगता है जो कॉम्पनसेशन इनको अमाउंट मिलता है क्या वो कॉम्पनसेशन उतना है जितने की इनको ज़रूरत होती है? देखिए जुनैद साहब, जहाँ तक इनके माली और जानी नुकसान का ताल्लुक है ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए ट्रक जो हैं वो रोड में गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं और ये मारे जाते हैं, इनके जानवर भी मारे जाते हैं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि रजौरी में एक आसमानी बिजली गिरने से 32 के 40 भेड़ें जो है मारी गई हैं एक बकरवाल की। इससे पहले किश्तवाड़ के इलाके में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज से 3-4 साल पहले एक आसमानी बिजली गिरने का वाकया हुआ तो उसमें बड़ी तादाद में बकरवालों की भेड़ें मारी गई थी। देखिए मैं 17 साल एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुजर एंड बकरवाल का मैं मेंबर रहा, मशावरती बोर्ड का। हमने वक्तन फ़वक्तन ये मामलात जो हैं ये उस वक्त की हुकूमत के साथ भी और उससे गवर्नर रूल में भी टेकअप किए कि एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
कि इनके जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उनकी डेवलपमेंट की जाए, वहाँ इनको शेल्टर शेड दिए जाएं। अगर वो अनप्रेसिडेंट स्नोफॉल होता है, बेमौसमी बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है, तो ये कम से कम अपनी भेड़ बकरियों को लेके उन शेड्स में चले जाएं, वो ताकि इनका जो है माली नुकसान इनका कम हो। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने वो जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं दी। जहाँ तक एनिमल्स इंश्योरेंस का ताल्लुक है, इनकी इंश्योरेंस भी कोई नहीं होती। और जैसे यहाँ जम्मू में, अगर जम्मू सांबा कठुआ में आप देखेंगे जो हमारे ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे पाकिस्तान की फायरिंग से बहुत से जानवर मारे जाते हैं। बिल्कुल मारे जाते हैं। इसी तरह से ये एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या ये नेचुरल कैलेमिटी से मारे जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उनको 5,000 रुपया देती है, चाहे उसके 10 जानवर मार जाएं, चाहे 20 जानवर मार जाएं। अभी तक गवर्नमेंट के पास 5,000 रुपया है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके माल मवेशी की इंश्योरेंस करवाए खुद पैसे दे के, ताकि इनकी अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो देखिए बात यह है कि जिस जिम्मेदार की या जो दूसरे लोग भी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, गुजर बकरवाल को छोड़ के जो दूसरे भी हमारे लोग हैं जो जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं, जब पाकिस्तान की फायरिंग होती है तो सैकड़ों की तादाद में जानवर मारे जाते हैं। ठीक, ये इंसानी जाने तो जाती हैं। तो उसमें ये चाहिए गवर्नमेंट को कि इनकी इंश्योरेंस करके या फिर इस अमाउंट को बढ़ाया जाए, और जो इमीडिएट इनको रिलीफ मिलता है जाके, यानी कि किसी का अगर टेंट जो था, किसी का कुल्ला जल गया तो रेड क्रॉस वाले जाते हैं, थोड़े से बर्तन दे देते हैं, एक कुल्ला लगा देते हैं उसको वहाँ पे बच्चों के लिए, और 5-10 हज़ार रुपये का जो अमाउंट है वो ये खर्च करते हैं। एक भैंस की कीमत जो है वो 1-1.5 लाख से नीचे नहीं, अच्छी भैंस जो है। तो जिसकी 10 भैंसें चलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि उसका 10-15 लाख का नुकसान हो गया। वो जमींदार जो है या वो जो गुजर बकरवाल है, 5,000 रुपया मिलता है, उससे भी 5,000 रुपया मिलता है। आप इनकी गाइडलाइंस देख लीजिए, वो नेट पे अवेलेबल है। अगर किसी बकरवाल की या हमारे गद्दी भाई, जैसे कुछ ये गद्दी हैं उधमपुर में और डोडा में, वो भी इसी तरह से माइग्रेशन करते हैं जैसे बकरवाल करते हैं। ठीक। तो इनका जब ये नुकसान होता है तो उसका बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये 20-50 बकरियां या 100 बकरियां बनाने तक ये जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। मसला ये है कि एक पीढ़ी ख़त्म हो जाती है उस नुकसान से। फिर इनकी अपनी ये भरपाई करते हैं कि जो दूसरा बकरवाल है जिसके पास 50 भेड़े हैं या बकरियां हैं, उनमें से एक या दो ये सब जितनी माइग्रेटरी ये पॉपुलेशन है, ये उनमें से इकट्ठे करके उसको देते हैं जिसकी बकरियां मर गई। ये आपस में करते हैं, क्योंकि ये जिनके पास अच्छा माल है वो क्या करते हैं कि 2-2 बकरियां निकाल के या एक बकरी निकाल के अपना जितना उनका वो कर सके तो वो दे देते हैं जिसकी बकरियां। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के मॉडर्न टाइम में जब इंश्योरेंस का ज़माना है, जब गवर्नमेंट को किसी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर पिछली गवर्नमेंट नहीं कर गई तो मैं आज की गवर्नमेंट से, मैं एलजी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जितना भी बॉर्डर का बेल्ट है जहाँ पर ये जानवर गोलियों से मरते हैं, बम से मरते हैं, और जो नेचुरल क्लाइमेटी से जानवर मरते हैं लोगों के, इनके लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ताकि ये इस वाक़या के बाद, ट्रेजेडी के बाद, ये लोग सस्टेन कर सकें। शेड्यूल ट्राइबों को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है और सियासी तौर पर शेड्यूल ट्राइबों को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने की बात करी जा रही है, लेकिन आपने दूसरी तरफ जिस और इशारा किया है कि इनके जो भेड़ बकरियां मारी जाती हैं, इनके जो माल मवेशी मारे जाते हैं, चाहे वो कुदरती किसी आफत की वजह से मारे जाएं, हादसे में मारे जाएं, तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ आपको भी ये महसूस होता है कि सिर्फ इनको सियासत के लिए और वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए थी, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी 71-73 साल होने के बावजूद अभी तक इस समुदाय को नहीं मिली है। देखिए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। अगर आप इन लोगों का देखें, पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, या जो भी बॉर्डर स्टेट हैं, जैसे हमारी पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, जो भी ये ज़मींदार लोग हैं, माल मवेशी चराने वाले जो लोग हैं, जो पालने वाले लोग हैं, इनको माल मवेशी की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। थ्रू आउट कंट्री एक ही फार्मूला है, एक ही गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की है। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि गवर्नमेंट, चाहे पिछली अगर कोई गवर्नमेंट गलती कर गई है तो उसने कुछ नहीं किया, उसका ये मतलब नहीं होता कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कुछ ना करे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तो मैंने एलजी साहब से भी इशू टेकअप किया है, मैं उनको मिला भी था इस मामले में, कि अगर आप इनको फॉरेस्ट एक्ट के तहत गारंटी देते हो कि जहां पर आप 100-200 सब महाराजाओं के टाइम से जिस ज़मीन पे आप बैठे हुए हो फॉरेस्ट की लैंड पे, वो फॉरेस्ट एक्सटेंशन एक्ट के तहत वो आपको मिल गई है, यानी कि वो मलकियत नहीं मिली, लेकिन उस पर उसके ऑक्यूपेशन राइट जो हैं, कब्जे का राइट उसको मिल गया है। लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया
कि उसी आड़ में 200-300 साल से जो लोग जिस जगहों पे आते थे, जहां बैठे थे, उनको विक्ट कर दिया वहां से, ठीक। और अब उनको वहां पर बैठने नहीं देते। एक तरफ से तो एक्ट लागू किया, फॉरेस्ट लागू किया 5 अगस्त के बाद, और 5 अगस्त से लेकर और ये कोरोना होने के पहले पहले काफी तादाद में लोग जो हैं ट्राइबल हैं वो फॉरेस्ट जमीन से एविक्ट कर दिए गए, उन जमीनों पे जिन पे उनको राइट मिला है। तो होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि ये करने के, देखिए पॉलिटिकल चीज़ एक अलग है। अब हम ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर जो कम्युनिटी है उसको अपने साथ रखने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए कोशिश करती है। उसमें सिर्फ गुजर बकरवाल ही नहीं, उसमें दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, वो तो इनका एक एजेंडा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन उसके साथ साथ जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में आती हैं तो उनकी डेवलपमेंट के लिए अगर देखा जाए तो आपने ये दुरुस्त फरमाया कि चाहे 70 साल हों, चाहे 75 हों, या 75 साल आपका, अब जो प्रेजेंट आप ईरा देखें तो उसमें वही स्टेटस को है जो पहले चल रहा है, सेम स्टेटस को कंटिन्यू है। यानी तब्दीली अभी तक तब्दीली कोई ग्राउंड पे नहीं है। एक और चीज़ आप समझना चाहूँगा कि 21वीं सदी, जैसे आप भी बात कर रहे थे, इस सदी में लोगों के चलने का जो शेड्यूल है वो तो ख़त्म ही लगभग हो गया है। लोग गाड़ियों में सफ़र ज़्यादा करना पसंद करते हैं। घर में भी अगर लोगों के पास कोई साइकिल वाइकिल हो तो लोग साइकिल पर ही घर में भी घूमें। इस दौर में भी इतनी पुरानी एक रस्म, इतना पुराना एक रिवाज मैं कहूँगा, उसको ज़िंदा रखना और इतना लंबा चौड़ा रास्ता पैदल तय करना और उसके बाद पहाड़ियों पर पहुँचना, फिर इस माल को तैयार करना, वापस लाना और ईद के दिन आपको दे देना। मार्केट में अगर आज आप मीट खाते हैं तो मीट की सबसे बड़ी वजह यह है कि यही लोग इस सारे मीट को तैयार करते हैं, भेड़ बकरियां यही लोग तैयार करते हैं। तो हम ये जो सारा माल ये सालों से ये तैयार कर रहे हैं, आपसे ही समझना चाहूँगा कि क्या कुछ बदलाव आज आप देखते हैं, आज का जो माल ये तैयार कर रहे हैं और जो पहले ये तैयार किया करते थे, क्या कोई फ़र्क उसमें आया है? और दूसरा, ये इतने सालों से इस रस्म को जिंदा कैसे रख पा रहे हैं? इतना पैदल ये लोग कैसे चलते हैं? देखिए, जहाँ तक इस रस्म को जिंदा रखने का ताल्लुक है, ये 400 साढ़े 400 साल से ये रस्म चल रही है, जब से ये गुजर बकरवाल हम इस स्टेट में आए हैं। ठीक। ये इनके रूट्स थे, ट्रेडिशनल रूट्स, तो ये पड़ाव करते करते जाते थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। ये करगिल के तक जाते हैं, लद्दाख तक जाते हैं, पैदल जाते हैं। उसमें क्या था कि उस ज़माने में एक तो ट्रैफिक बड़ी कम थी, हाईवे जो थोड़ा बहुत था जो चलता था, पुराना ओल्ड हाईवे जो अभी भी चल रहा है, तो नया तो बन रहा, अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये लोग थोड़े से वहाँ से चलते थे और बाकी जंगलों में चलते थे। 20-30 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोज सफ़र कर लिया, उसके बाद रुक गए, उसके बाद वहाँ पड़ाव कर ली, फिर दूसरे दिन कहा कि ये मैक्सिमम पहले जंगलों से ही चला करते थे, लेकिन जब से ये टेररिज्म आया, बंदूक आई, उसकी वजह से फिर इनको रोड हुआ। क्या है कि पहले ये चलते थे जंगलों से, क्योंकि जंगलों में, उन जंगलों में मिलिटेंट्स आ गए, इन्होंने मिलिटेंट्स को भी ने भी इनको तंग किया। उसके बाद उन जंगलों में फौज आ गई और फॉरेस्ट ने और फौज ने मिलके वो सारे, क्योंकि उनको अपना सिक्योरिटी का वो देखना है कंसर्न, तो सारे जो जंगल थे, जो इनकी मीडोज थी, जो इनके ठिकाने थे जहाँ पर ये बैठते थे 2-2 दिन आगे चलते थे पड़ाव करके, तो वो आज की डेट में सारे क्लोज कर दिए गए। और दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, वो पूछा है मीट का। देखिए, एक कोठेदार, एक नया व्यापारी कश्मीर में पैदा हुआ है, उनको कहते हैं कोठेदार। कोठेदार क्या करते हैं कि वो राजस्थान से, हरियाणा से और दिल्ली से वो डायरेक्ट माल लाकर यहाँ पे बेचते हैं। यानी कि ईद के बगैर जो 11 महीने दूसरे होते हैं, उनमें जो बकरवाल का माल है उसकी कीमत कम है, कोठेदार का जो माल आता है उसकी कीमत ज़्यादा है। कोठेदार जो हैं, इनके पीछे वो लोग हैं जो बड़े तगड़े व्यापारी हैं, जो लाख करोड़ 50 लाख रुपया लगा के या 2 करोड़ रुपया लगा के एडवांस लोगों को दे देते हैं और माल ले आते हैं। वो तो हर रोज़ उनका माल चलता है। लेकिन जो बकरवाल का माल है, जो जिस बकरे भेड़ू को और बकरे को ये बकरवाल तैयार करता है, उसको कम से कम 1 साल लगता है तैयार होने में। 1 साल से कम का जो है उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। तो इनका जो ज़्यादा माल बिकता है वो बिकता है बड़ी ईद पे। ठीक है जी। बीच में अब आगे कोठेदार, जब कोठेदार जो बाहर का माल लाते हैं तो वो माल थोड़ा छोटा होता है, इनका बकरा बड़ा होता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की कि अच्छी ब्रीड के भेड़ू और बकरे लाए जाएं, ताकि इनकी जो वो पुरानी जो ब्रीड है, जो एक कानी बकरा है वो 70 किलो का 60 किलो का हो जाता है और उसका जो गोश्त है वो बड़ा सख्त रहता है, जिससे कि मुझे जैसे बकरवालों ने बताया कि वो वाजवान बनाने में भी वो बकरा अच्छा नहीं रहता। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनका है, जैसे ये यहाँ वूल बोर्ड था,
गवर्नमेंट खुद बकरवालों से वूल उठाती थी, ठीक। लेकिन अब वो जो वूल बोर्ड है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। ठीक। तो उसके ख़त्म होने से क्या हुआ है कि इनको अब ओपन मार्केट में अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, वो कीमत जो चाहिए वो इनको मिलती नहीं। ठीक। क्लोजर जंगल बंद करने से ये हुआ कि जंगल में जो ये बकरियां और बकरे चरते थे उससे ये बड़े तकड़े रहते थे, इनका जो गोश्त है वो अच्छा तैयार होता था और मार्केट में उसकी कीमत अच्छी पड़ती थी। आज ये हो रहा है कि इनके जो बकरे हैं या इनके जो भेड़ू हैं वो अच्छे तरीके से गोश्त उन पर तैयार नहीं होता, वो कमज़ोर है। इसलिए इनका जो है ये ख़त्म हो रहा आस्ता आस्ता ये सिस्टम। दूसरी आपने जो बात कही कि देखिए गवर्नमेंट के पास SRTC ट्रक हैं, ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि उनको आप फ्री ये ट्रक दे दीजिए ना, वो पैसे देते हैं, पैसे दे गवर्नमेंट अपने ट्रक लगाए, इनको अपने डेस्टिनेशन पे छोड़े और जब वहां से आता है गवर्नमेंट अपने ट्रक लाए ताकि ये जहां आ जाएं। और आपने जो एक चौथी बात ये कही, मैं ये उसमें ये कहूंगा कि जब तक इनमें एजुकेशन नहीं आएगी तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, और हम इस सिस्टम को बदलना भी नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम चलते रहना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम का ये नहीं है कि अगर दादा भी वही काम करे, परदादा भी और उसका बाप भी और आगे पोते भी वही काम करें, तब ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। हमने इनको मॉडर्न एजुकेशन भी देनी है, इनको ST के मैक्सिमम बेनिफिट भी इनके साथ पहुंचे और ये दूसरी कौमों के साथ मिलके चलें। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मतलब अगर आज आप जम्मू कश्मीर पर नज़र दौड़ाएं तो बिहार, यूपी और देश के विभिन्न भागों से जो मजदूर या जो कारीगर यहाँ पर काम करने के लिए आए थे वो तमाम अब घर जा रहे हैं। तो ठीक आज से 1 महीने बाद आप जब बाहर तरखान ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, आप मिस्त्री ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। और एक वो भी ज़माना था कि आपको जम्मू के मिस्त्री के अलावा किसी मिस्त्री से काम करवाना ही नहीं होता था, क्योंकि आप मानते थे बड़ा बेहतरीन काम करता है। आज हालत ये है कि आप जम्मू के किसी मिस्त्री को ढूंढना चाहते हैं, मिलेगा नहीं, और अगर आपके घर में कोई बच्चा काम करने के लिए भी आता है 6 महीने बाद कहता है जी मुझे कहीं SPO लगवा दो। हालत ये पहुँच चुकी है। इसी तरीके से क्या आप नहीं समझते कि अगर बकरवालों का ये जो ट्रेडिशनल एक काम है, पढ़ाई लिखाई जितनी ज़्यादा आएगी, क्या आपको नहीं लगता कि काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा? और अगर ये काम ख़त्म हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि वही होगा जो आज हो रहा है, कि आज आपको जो मुर्गा खाने को मिल रहा है वो आपको पहले देसी मिलता था, अब आज देसी आपको मिलता नहीं। आज आपको मुर्गा जो है वो जिसे आप कहेंगे कि जो देसी मुर्गे के मुकाबले में बिल्कुल कुछ नहीं होता, वो लेना पड़ रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिससे कम से कम ये जारी व सारी रहे और तालीम भी आए, मगर लोग अपना जो आबाई जो मतलब आबा अजदाद का काम पेशा उसको न छोड़ें? देखिए इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, ये ऐसी कोई बात नहीं कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना अगर मैं पहले एक बात करता हूँ, राजस्थान की आपको मैं बात बताता हूँ। राजस्थान में अगर आप जाके देखें ना तो वहाँ ये जो भेड़ है या बेडू है 5-5 लाख का मालिक है एक आदमी। अच्छा। 5-5 लाख की डेयरी बनाई हुई है। और मेरे पास 9 लोग हैं मेरी गुज्जर कम्युनिटी के, जो वहाँ MP रहे, MLA रहे, मिनिस्टर रहे, उनके पास 5-5 लाख जानवर की जो है ये डेयरी है उनकी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो सप्लाई करते हैं मीट, और पूरा उनकी जो ऊन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई होती है। देखिए जो भेड़ है ना ये साल के दो दफ़ा बच्चे देती है, ठीक, और जानवर जो है वो 10 महीने में एक बच्चा देती है, जिनके साल का एक होता है। तो एक भेड़ जो है वो 2 बच्चे भी देती है, कभी कभी 3 भी देती है, ठीक। तो ये जितना प्रॉफिटेबल जॉब ये है, मैं कहता हूं कि इनके बच्चे ही, बकरवालों के बच्चे ही अगर इस काम में ट्रेंड किए जाएं और बजाय जंगलों में दरबदर होने के अगर इनको डेयरी बना के दी जाए, इनको लोन बना के गवर्नमेंट दे और पहले इनको 12वीं तक या 10वीं तक पढ़ा के इसको इसमें ट्रेनिंग दे, मैं कहता हूं जितना, अगर मैं खुद ये काम करने के लिए तैयार हूं अगर मुझे जगह मिले तो। अच्छा। मैं खुद ये काम करने का, ये इतना बेनिफिशियल काम है कि एक साल में 3 बच्चे तैयार हो जाते हैं, ठीक, और 10-15 हज़ार से नीचे कोई बच्चा बिकता नहीं, ठीक। और एक बकरी जो है वो 15 साल की उम्र तक बच्चे देती रहती है, 15 साल की उम्र तक। तो उसमें क्या है, ये तो सबसे अच्छा बिजनेस है। मैं कहता हूं दूध जैसा बिजनेस कोई नहीं है, बशर्ते कि गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिले। आप देखिए उसने कुरियन ने कैसे पूरे गुजरात में वाइट रेवोल्यूशन लाया है ना। तो पहले तो वो लोग भी हमारे जैसी तरह घूम के दूध बेचते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आया, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली, पाश्चराइज हुआ मिल्क का,
और अमूल जो है अमूल इंटरनेशनल बन गया, और किससे बना? बनाया तो वो भी तो कोई आदमी था, वो भी तो कोई गवर्नमेंट थी। तो हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट को जो बड़े बड़े इनके, देखिए रियासी एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फार्म था, आप उसको जाइए देखिए, शीप फार्म था वहाँ पे, मैं गया उस फार्म में। यहाँ जो हमारी अपना जो डेयरी फार्म है यहाँ सतवारी में था गवर्नमेंट का, तो मैंने ऐसे 20-25 साल जाके पहले वहाँ देखा, गवर्नमेंट बड़े अच्छी नस्ल के बैल और सांड वहाँ पे लाती थी कि जिससे आगे जाके ये नस्ल फैले। लेकिन आज गवर्नमेंट उस पर भी सुस्त है। मैं समझता हूं कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है ना, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो इस सेक्टर की तरफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एजुकेशन, वो लोग आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोन लेके, सब्सिडी लेके और यूनिट को एस्टेब्लिश नहीं करते, वो सब्सिडी गवर्नमेंट की खा जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन आज के डेट में लोगों में जो एजुकेशन आ गई है, उससे ये काम बहुत बढ़ेगा अगर गवर्नमेंट इस पे काम करे। दूसरा, एजुकेशन का यहां तक ताल्लुक है, भाई जो मोबाइल स्कूल उनके साथ चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने 76 में शेख साहब के टाइम से चल रहे हैं, तो उनमें तो टीचर 2 ही है। उस वक्त उनकी तादाद थी 10 स्टूडेंट। आज उन स्कूलों में जो मोबाइल स्कूल हैं, उनमें 50 और 60 तक एक बच्चों की वो है, एक ही टीचर जो है वो सब सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक। और 12वीं के बाद आप ये कहते हो कि दूसरे लोगों के साथ वो बच्चे जिनको ना मैथमेटिक्स का टीचर अवेलेबल है, ना केमिस्ट्री का, ना फिजिक्स का, आप कहते हैं मुकाबला करो, तो उससे मुकाबला करो। ज्यादती तो उन लोगों के साथ है। बिल्कुल। अब मैं आऊँगा कैट की तरफ। कैट को लेकर चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने चिट्ठी लिखी है डीओपीटी को, और उन्हें ये कहा है कि कैट के 2 परमानेंट बेंच जम्मू और कश्मीर में फ़ौरन जो है उन कैट के 2 परमानेंट बेंचेस को जम्मू और कश्मीर में बिठाया जाए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो जो चीफ जस्टिस साहब ने लेटर लिखा है उस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को ये सारी चीज़ जो है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया और सेंट्रल लॉज यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए, तो गवर्नमेंट को ये पता था कि हमने J&K स्टेट में जो है वो कैट के हवाले सारे केस जो 35 और 40 हज़ार के बीच में सर्विस मैटर है हमारे हाई कोर्ट में, दोनों वो तो जाने हैं ना, वो तो तय था। लेकिन इस 4-5 महीने में या 6 महीने में जब से ये चल रहा है, 8 महीने में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि इनको कहाँ किया जाए, इनको कहाँ ट्रांसफर जब किए। यहाँ बिल्डिंग कोई नहीं है, यहाँ कैट के बैठने के लिए जगह कोई नहीं है। पहले जो कैट की जो यहाँ पर सर्किट बेंच आती थी वो डिवीजन पहले हमारे कोर्ट में वहाँ बैठते थे, फिर हाई कोर्ट की बिल्डिंग में नई वाली में जानीपुरा में, उसके बाद ये आप यहाँ डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस का जो नीचे कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पे ये लोग केसेस सुनते हैं, और 2 महीने में 1 या 2 दफ़ा आते हैं। और जैसे मैंने पढ़ा अखबारों में, आर्टिकल भी आए इस पे, और मैंने खुद भी इस पर रिसर्च की, उससे ये लगा कि जो ये प्रिंसिपल बेंच है या जो ये चंडीगढ़ वाली बेंच है, इस बेंच में ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग हैं, और अगर ये 40,000 केस उधर चला जाता है तो फिर तो यहाँ हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो पहले वहाँ पर केसेस हैं उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर हाई कोर्ट में 3-4 जजेस हमारे रोज सप्लीमेंट्री भी सुनते थे, रेगुलर मैटर भी सुनते थे, तो कम से कम हमारा जो हाई कोर्ट है वो 400-500 मैटर तो डेली टेकअप होते थे। उनमें से कुछ मैटर्स का डिस्पोजल होता था, कुछ किसी को इंटरिम डायरेक्शन मिलती थी, किसी को दूसरी चीज़ें मिलती थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी का जो इन्होंने ये किया है, ये बहुत एक बच्चों वाला काम किया है। ये चाइल्डिश एक्ट है। हम ये नहीं कहते कि वो कैट यहाँ पे ना बने, मैं कहता हूं कि ये चीज़ें बनने से पहले इनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेना चाहिए था। बिल्डिंग्स, इनको गवर्नमेंट की यहाँ इतनी बिल्डिंग्स हैं जो खाली पड़ी हैं, ठीक है, या उनको मैनेज कर लेते सारी चीज़ें। सुनने में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट के हवाले कर दी है कैट के लिए। अकाउंटेबिलिटी कमीशन की जो बिल्डिंग है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कमीशन में मैं अपील होता रहा, अकाउंटेबिलिटी कमीशन की बिल्डिंग बहुत छोटी है, वहाँ पर जितने मैटर हैं वहाँ वकीलों के खड़े होने के लिए जगह नहीं है, 20-30 आदमियों से ज़्यादा वहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन की ये जो प्राइवेट कोठियां हैं, जो इनमें है, इसकी जो हमारी सरकारी कोठियां जो है इनमें इतना स्पेस नहीं है। इससे बेटर तो ये है कि ये जो यहाँ हमारा स्टेट विजिलेंस कमीशन था जो भी वाइंड अप हो गया है, जो ये इनके पास पूरा फ्लोर था, या ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यहाँ पे बोर्ड बनाया जो भी है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक ना यहाँ पे परमानेंट बेंच बनेंगे 2-3-4,
तब तक ये जो मैटर है सर्विस मैटर, इनका डिस्पोजल नहीं किया जा सकता। आप जो चीफ जस्टिस साहिबा की चिट्ठी उसको कैसे देखिए, जहाँ तक मैडम चीफ जस्टिस साहिबा का ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ कैट का मामला ही नहीं, जब से ये कोविड-19 का मामला आया है, उन्होंने जो दिलचस्पी दिखाई है हमारे कोर्ट में, और जिस तरह से वो मैडम काम कर रही हैं अपने घर से, हमारी चीफ जस्टिस साहिबा, और इसके साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो केसेस सुन रही हैं, और जो उनको डायरेक्शन है नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कि कैसे ये सारी चीज़ें की जाएं, तो ये अप्रिशिएबल है। मैडम जी का जो लेटर इनको गया है, तो मैडम जी ने भी यही लिखा है कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे बेंच बनाइए, क्योंकि मैडम जी बतौर चीफ जस्टिस ये जानती हैं कि कैट के लिए ये आसान नहीं होगा इन मामला को हैंडल करना, क्योंकि सपोज जैसे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आप ऑनलाइन केस दायर कर सकते हैं। ऑनलाइन केस तो मैंने दायर कर दिया है, एक्सेप्ट भी हो गया रजिस्ट्री में मेरा केस, लेकिन अगर मुझे इंटरिम डायरेक्शन चाहिए किसी मुलाजिम के साथ, अगर कोई इलीगैलिटी कोई डिपार्टमेंट करता है या उसको नेसेसिटी है किसी इंटरिम इंजंक्शन की, तो वो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, उसके लिए परेशानी, जाहिर है उसके लिए परेशानी है। बेसिक परेशानी वकील को तो है ही है, बेसिक परेशानी तो उस लिटिगेंट एम्प्लॉय को है जिसको लेके चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ में या हमारे वाला वकील यहाँ से साथ जाएगा, या फिर चंडीगढ़ वो दूसरे वकील को करेगा, फिर वो चंडीगढ़ रहेगा। और उससे मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम ग्राउंड लेवल के लोग हैं, हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ मुश्किलात है। मिसाल के तौर पर एक आदमी चलता है डोडा डिस्ट्रिक्ट से, एक मुलाजम, एक चलता है पुंछ से, और वो मुलाजम भी हैं जो क्लास 3 के क्लास 4 के मुलाजिम है, गेस्टेड ऑफिसर वो नहीं है। अगर गेस्टेड भी हों तो मैं समझता हूं कि पंजाब हरियाणा के जो वकील हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो अपील होते हैं, ये हमारे यहाँ के मुलाजिम उनकी फीस ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, फीस ही नहीं पे कर सकते। तो मैडम चीफ जस्टिस को इन चीज़ों का कंसर्न तो है ना, क्योंकि हम जो सारी जुडिशरी है और हम जो वकील हैं, हम तो मैडम जी का परिवार है ना। तो लिटिगेंट अगर ना आए कोर्ट में तो ना जज की कोई कदर है, ना वकील की कोई कदर है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो पोजीशन है वो क्या है, वो समझना चाहूँगा कि सरकारी मुलाजिम तो अभी भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कल किसी को सस्पेंड कर दिया गया, तो आज के दिन पोजीशन क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो किसके पास रोने जाएगा? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट में मामला अभी सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता है? और जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेज हैं, क्या वो मान लिया जाएगा कोविड के चलते उनमें से किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी और 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी? देखिए, जहाँ तक यहाँ सर्विस मैटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, पिछले 3-3.5 महीने से हाई कोर्ट में कोई मैटर नहीं लगा। क्यों? अच्छा। हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये बन गया, कैट बन गया, अब ये सारे मामले जो हैं जब कैट बने, इसके पास कैट में ट्रांसफ़र होंगे। तो हाई कोर्ट ने किसी रिट पिटीशन को, सर्विस रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया। अगर एंटरटेन हुआ, फाइल हुई, तो वो वहीं रिकॉर्ड में रही, वो किसी कोर्ट में लगी नहीं। ये कितने महीने हो गए इसको? जब से मेरे ख्याल 3-3.5 महीने के, अप्रैल 29 को तो ऑर्डर आया ना ट्रांसफ़र करने का, लेकिन उससे पहले भी ज़्यादातर मामले जो है वो टेकअप नहीं हुए हाई कोर्ट, नहीं टेकअप हुआ। आज के दिन पोजीशन क्या है? आज के लिए एक मुलाजिम की पोजीशन ये है कि मुझे नहीं लगता कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट चिट्ठी लिख रही है हमारी चीफ जस्टिस साहिबा, तो उसके बाद यहाँ इस मैटर को कोई टेकअप करेगा हाई कोर्ट में, सर्विस किसी मैटर को। हालांकि 226 में पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अगर हाई कोर्ट चाहे जहाँ रेमेडी अवेलेबल ना हो, लेकिन आज तो रेमेडी अवेलेबल है चंडीगढ़ में। तो आज इन शॉर्ट बात यह है कि आज के दिन में अगर किसी मुलाजिम को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रीवांस है उसको, तो ही हैज़ टू गो टू चंडीगढ़ इमीडिएट, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कुछ मामले ऐसे जिसमें आपको इंटरिम डायरेक्शन चाहिए, तो आप इंटरिम रिलीफ के लिए भी इस वक्त तो चंडीगढ़ बेंच जो अवेलेबल होगी उसी के पास आर्ग्यू करना है ना। ठीक, अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं यहाँ से वकील, कोई ऑर्डर नहीं है कि अभी, मतलब आज की डेट में तो ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो उनको कहाँ जाना है? फिर उनको जाना तो चंडीगढ़ में ही है। तो क्या अगर तो चंडीगढ़ बेंच ये कहे कि हम जम्मू के वकीलों को या कश्मीर के वकीलों को या लद्दाख के वकीलों को हम वहीं से सुनेंगे कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो फिर तो वो अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में, ना मेरी नॉलेज में ये चीज़ है कि भाई क्या आज की डेट में कोई मामला जो है वो कैट ने सुना है जम्मू कश्मीर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या नहीं। कैट की वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर बाज़ाब्ता कैट का जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठता है, उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है
और हम चाहते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी को अपने यहाँ लगवाना, लेकिन चूंकि कोविड का लॉकडाउन है इसके चलते वो सामान मिल नहीं रहा, तो सारी फंक्शनिंग प्रिंसिपल बेंच की बंद है। तो इसका मतलब साफ तौर पर अगर प्रिंसिपल बेंच बंद है तो जो उसके बाद बेंचेस हैं वो तो जाहिर सी बात है काम नहीं करेंगे, वो बंद रहेंगे। अब क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को एक ऑर्डर निकाल के कम से कम तब तक, जब तक कि बेंचेस दो नहीं बैठते, कम से कम ये मामले हाईकोर्ट तब तक सुन ले? क्योंकि हो सकता है किसी मुलाजिम को इंटरिम डायरेक्शन की ज़रूरत हो, किसी का केस बिल्कुल जजमेंट के पास आ चुका हो, मतलब कई केसेस हो सकता है बिल्कुल जजमेंट स्टेज पे हो, तो उनका क्या होगा? देखिए, सिमिलरली हमारी लॉर्ड चीफ जस्टिस जो हैं वो आपने देखा होगा कि इस कोविड के दौरान भी PIL सुन रही हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रही हैं, कोविड की निस्बत दूसरी भी डायरेक्शन दे रही हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को। देखिए, कल जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैंने देखा कि कल हमारी ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने हेडेड बाय लॉर्ड चीफ जस्टिस, तो उन्होंने इसका मामला डोमेस्टिक वायलेंस पे सुना है ना। तो सिमिलरली ये अर्जेंसी तो सबको वही रहती है। देखिए, अगर आज गवर्नमेंट किसी मुलाजिम को फॉर एग्जांपल सस्पेंड करती है तो उसको तो इमीडिएटली या कोई ऑर्डर ऐसा निकालती है तो ही हैज़ टू अप्रोच द एप्रोप्रिएट फोर्स इमीडिएटली टू गेट एन इंटरनेट रिलीफ। तो उसके लिए सिवाय चंडीगढ़ जाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि कोविड के दौरान जब तक ना ये पूरा सिलसिला ठीक हो जाए, जब तक ना बेंच यहाँ पे फंक्शन करे या वीडियो कॉन्फ्रेंस या कोई वे आउट निकले, तब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ही ये पावर्स रहने देनी चाहिए। एक डायरेक्शन आनी चाहिए उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आना चाहिए कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इन मामलात को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाह मोहम्मद चौधरी। आपने साफ तौर पर इनसे ये सुना कि गुजर बकरवाल तबके की माइग्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये खुश हैं सरकार से, और हुकूमत ने तमाम वो इकदाम उठाए जिन इकदाम से कम गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को जो है माइग्रेशन करने में आसानी हो रही है। दूसरी तरफ लेकिन इन्होंने अहम बात ये कही कि कैट को लेकर जब तक एक क्लियर ऑर्डर नहीं आता या परमानेंट 2 बेंचेस यहाँ नहीं बैठते, तब तक कम से कम मामलों को हाईकोर्ट को ही सुनना चाहिए और उसके लिए भी एक ऑर्डर इशू होना चाहिए। होगा क्या वो भी आप तक पहुंचाएंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।